हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकेंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। फर्स्ट पेपर जो आपका है MPCE 021 जिसका कोड है, इसका लास्ट पार्ट आज हम कवर करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ टॉपिक नजर आ रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो 7th पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेंगे, यानी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स वही हैं जो 6 मार्कर या 3 मार्कर में पूछे गए हैं। अभी तक आपने शुरुआत में जितने टॉपिक पढ़े थे, आप इस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं कि शुरू में जो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं वो लॉन्ग में हैं, उसके बाद जो बिल्कुल एंड में है वो वही टॉपिक्स हैं जो 6 या 3 मार्कर में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने इसमें ऐसे अलग से डाला हो। फिलहाल यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बिहेवियरल अप्रोचेस टू काउंसलिंग से। काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 6 वीडियो के बाद 7th वीडियो को आप काफी सर्च कर रहे थे और वेट भी कर रहे थे। थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन उस गैप को अब खत्म करते हैं। अब इसके बाद आगे के वीडियोस भी हम लेकर आएंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम पहले फर्स्ट पेपर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक बार और, अगर एग्जामिनेशन के डेज में आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इन 7 वीडियोस से आप नेक्स्ट डे अपना पेपर बहुत अच्छा करके आ सकते हैं आराम से। वैसे भी सेकेंड ईयर में तो सभी पेपर्स में गैप मिलता है अच्छा खासा, तो आप अगर फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 7 वीडियोज ही मोर देन इनफ है आपके प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। फिर भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो चलिए बिना किसी डिले के बिहेवियरल अप्रोच टू काउंसलिंग से स्टार्ट करते हैं। हमें पहुंचना है पेज नंबर 54 पे, तो पहुंच जाते हैं पेज नंबर 54 पे, जहां से हमें अपना ये टॉपिक स्टार्ट करना है। 54 की जगह 53 होना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच यहाँ से स्टार्ट है। चलिए फिलहाल प्रीवियस वीडियो में जो आप लास्ट वीडियो देखकर आए थे, इसमें आपने सब चिल्ड्रंस राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था। काफी पूछा जाता है वो भी टॉपिक। बिहेवियरल अप्रोच टू काउंसलिंग तो आपको हर पेपर में मिलेगा, साइकोलॉजी में आप तमाम बार पढ़ते हैं। बिहेवियरल अप्रोच क्या है, बिहेवियरिज्म से जुड़ी है, तो बिहेवियरिज्म के बारे में बात किए बिना तो बिहेवियरल अप्रोच पे आ ही नहीं सकते। काउंसलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए या बिहेवियरल अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए काउंसलिंग की, हमें बिहेवियरिज्म से कनेक्ट होना ही होना है। बिहेवियरल अप्रोच टू काउंसलिंग फोकस ऑन मॉडिफाइंग maladaptive behaviors and reinforcing positive changes using principles from behaviorism। बिहेवियरिज्म के टाइम में जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए थे जो कि बिहेवियर से एसोसिएटेड थे, उनका यूज करके हम किसी भी पर्सन के मैलएडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बिहेवियरल अप्रोच अप्लाई कर रहे होते हैं काउंसलिंग की, और इनफैक्ट बीच में अपनी ही बात को रोककर मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी कि ये वो अप्रोच है जिससे आप डेली रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे होते हैं बिना ये जाने कि आप बिहेवियरल अप्रोच यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े पर्सन को भी किसी चीज के लिए मोटिवेशन देते हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं, किसी डिजायर्ड बिहेवियर को कराने के लिए एनकरेजमेंट दे रहे होते हैं, तो ये सारे जो टेक्निक्स है ना वो हमें बिहेवियरल अप्रोच के अंदर देखने को मिलती हैं। बट अगर हम बात करें इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में, तो हम कहेंगे कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं। जब हम किसी को वो इस तरह से समझाने लगते हैं कि हम चाहते हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेटली उसी चीज के पीछे लग जाते हैं, तो वो एक थोड़ा प्रोफेशनल वे में हो जाता है, या कह सकते हैं बहुत फॉर्मल वे में हो जाता है। प्रोफेशनल भी नहीं कहना चाहिए, फॉर्मल वे में हो जाता है। जैसे एक टीचर जब अपने स्टूडेंट में कोई बिहेवियर में चेंज करना चाहती होती हैं, तो वो लगातार लगी रहती है, फॉलो बैक लेती रहती है। लेकिन यही कोई आपकी पड़ोस की आंटी, कॉलोनी की कोई, सोसाइटी का कोई पर्सन आपके किसी बिहेवियर के लिए आपको एक बार नॉक करता है, टोकता है और फिर दोबारा ज्यादा बॉदर नहीं करता, उन्हें परवाह नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्निक को अप्लाई किया होता है। आपके पेरेंट्स आपके साथ यही करते आ रहे हैं बचपन से, आप भी अपने बच्चों के साथ में यही करते हैं। तो कुल मिलाकर बिहेवियरल अप्रोच को हम वैसे भी जनरल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें एग्जामिनेशन में लिखना है तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज करनी है कि हमारा आंसर थोड़ा फॉर्मल लगे, क्योंकि इतना इनफॉर्मल नहीं हो सकते हम यहाँ पे कि बातचीत सी लिख दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, बिहेवियरल अप्रोच टू काउंसलिंग फोकस ऑन मॉडिफाइंग मैलएडेप्टिव बिहेवियर। किसी भी बच्चे के अंदर, पर्सन के अंदर कोई भी ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज्यादा मैलएडेप्टिव हो गया है, उसको चेंज करने के लिए, उसको उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। अ साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट एम्फेसाइजेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स ओवर इंटरनल थॉट्स और फीलिंग्स। ये जो अप्रोचेस हैं, दे आर रूटेड इन द आइडिया दैट बिहेवियर्स आर लर्न्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात को आपको 50 बार आपने शायद मेरे भी मुंह से सुनी हो या आप खुद भी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं फोकस करूंगी, क्योंकि कभी कभी हम ये भी मान के चलते हैं कि शायद आप, हमारा यही वो वीडियो है जो पहली बार देख रहे हैं, आपने कभी कोई इससे पहले हमारा वीडियो ही नहीं देखा, ये भी हो सकता है। तो वो बिहेवियर जो हम लर्न कर सकते हैं एंड देयरफॉर बी अनलर्नड और रिप्लेस्ड विद मोर अडेप्टिव बिहेवियर। अगर कोई ऐसा बिहेवियर है किसी पर्सन के अंदर जो ठीक नहीं है, वैसे तो वो उसने लर्निंग के थ्रू ही सीखा है, लर्निंग के थ्रू ही उसके अंदर आया है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो बिहेवियर उसका बदले, तो वो भी पॉसिबल है। अनलर्न भी कराया जा सकता है बिहेवियर को, मतलब किसी गलत आदत को छुड़ा देना, यही इसका एग्जाम्पल है। The primary goal of behavioral counseling is to help clients identify and change problematic behaviors,
लीडिंग टू इम्प्रूव्ड इमोशनल वेलबींग। जब किसी भी क्लाइंट के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसकी इमोशनल वेलबींग बेटर होगी, इंप्रूव होगी, उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। अब वो कौन से अप्रोचेस हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं काउंसलिंग के दौरान जब हम बिहेवियरल अप्रोच यूज करते हैं? आपने सीबीटी का नाम सुना है, तमाम बार सुना होगा और इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में कई बार आया होगा। सीबीटी क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें से जब हम बिहेवियरल थेरेपी को अलग कर लें, वैसे भी आपको पता है सीबीटी कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। तो इसमें से वो जो हम बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं ना, वो यही सब है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बिहेवियरल थेरेपी के। तो पहले क्लासिकल कंडीशनिंग आती है। ये हमें पता है कि इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसमें इट इज यूज टू हेल्प क्लाइंट्स अनलर्न नेगेटिव इमोशनल रेस्पॉन्सेज और एसोसिएशन। जब कोई चीज किसी से एसोसिएट होती है तो उसको रिमूव करने के लिए भी हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। ओके, तो एसोसिएशन की हेल्प से हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक एग्जाम्पल है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कई बार आप पढ़ चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करूंगी। फिलहाल सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की हेल्प से हम ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे कि जो भी फियर्ड स्टिमुलस होते हैं एसोसिएट करके हम कामनेस और एंग्जाइटी इसके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, इसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का यूज होता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। वो बिहेवियरल टेक्निक्स जिनकी हेल्प से हम किसी पर्सन के बिहेवियर में कोई चेंजेस ला सकते हैं काउंसलिंग करके, वो सभी इसके अंदर कैटेगरी में आएंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कभी कभी तो हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें ऑब्जर्व करेगा तो हमसे वो चीज सीखेगा, लेकिन जब हम इंटेंशनली ये चाहते होते हैं तो हम ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, जिसको ऑब्जर्व करके, स्पेशली बच्चों की अगर बात करें तो वो इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके किसी ऐसे बिहेवियर को लर्न या अनलर्न कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि वो करें। ओके, काउंसलिंग में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है? ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंग्जाइटी, फोबिया, एडिक्शन, डिप्रेशन, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। एक शॉर्ट नोट में इसका जिक्र था, अदरवाइज बिहेवियरल आप जानते हैं। आते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अप्रोच। छोटे छोटे टॉपिक है तो जल्दी जल्दी चलेंगे और ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अप्रोच इज। इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन जब भी होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन का ट्रांजैक्शन हो, चाहे मनी का ट्रांजैक्शन हो, जिस भी चीज का ट्रांजैक्शन होगा वो हमेशा दो पार्टीज के बीच होगा, यानी दो लोगों के बीच होगा। तो उसी तरीके से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो एक अप्रोच है वो भी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, एक ऐसी थेराप्यूटिक अप्रोच है जिसको एरिक बेर्ने ने डेवलप किया था। ये फोकस करती है ह्यूमन रिलेशनशिप के इंटरैक्शंस के बेसिस पर कि किस तरीके का इंटरैक्शन उनके बीच हो रहा है, किस तरह का ट्रांजैक्शन उनके बीच हो रहा है, उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि पर्सन के अंदर जो भी इश्यूज हैं या जिस तरीके के भी सिचुएशंस हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि जब आप दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए देखते हैं, 100% आपने किसी न किसी के साथ तो एक्सपीरियंस किया होगा, खुद को मत इन्वॉल्व कीजिएगा क्योंकि वहां पर आप जजमेंट नहीं कर सकते। जज बनने के लिए तो आपको दो पार्टीज अपने सामने चाहिए, तभी आप जज बन के दूसरों को जज कर सकते हैं। अपने केस में तो आपको लगता होगा कि बस हम ही सही है, सबके साथ होता है, ऐसा नॉर्मल है। तो यहाँ पे जब हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो हमारा एक व्यू बनता है, कि अगर ये पर्सन उसकी ये बात समझ लेता तो शायद इशू नहीं होता, या इस पर्सन को उसने ऐसी बात कह दी, इसको ये बुरा लग गया। तो आप दोनों पर्सन के बारे में जो उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बेसिस पर उन दोनों का जजमेंट करते हैं, फिर आप किसी काउंसलिंग की तरफ पहुंचेंगे अगर आपसे मांगी जाएगी तो इस केस में यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन में यही चीज है कि जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वो थ्योरी ये बताती है कि हमने दो लोगों के बीच में कैसा ट्रांजैक्शन देखा, किस तरह का कम्युनिकेशन देखा, क्या बातचीत देखी जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई होगी। ये अप्रोच हमेशा एक से ज्यादा लोगों की बात करती है क्योंकि इंडिविजुअली तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ओके, अब जाहिर सी बात है, जब मैंने आपसे ये कह दिया कि एक से ज्यादा लोगों के बीच में बात होगी तो यहाँ पे कुछ ईगो स्टेट्स आ जाती हैं। ईगो स्टेट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ईगो स्टेट्स को क्या है, ये बड़ी सिंपल है। 3 लेवल हैं ईगो स्टेट्स के, 3 कैटेगरीज हैं। पहली है पेरेंट कैटेगरी, दूसरी है अडल्ट कैटेगरी और तीसरी है चाइल्ड कैटेगरी। अब जैसा नाम है वैसा ही बिहेवियर भी पर्सन दिखाएगा। कोई पर्सन जो है वो पेरेंट वाली ईगो स्टेट में होगा तो उसके एटीट्यूड में अथॉरिटेरियन वाले इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी जहां पे डोमिनेंस ज्यादा होगा। पेरेंट ईगो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंट बन गया, पेरेंट ईगो स्टेट किसी भी एज में हो सकती है, बस उसका मतलब ये हो गया कि वो उस स्टेज पर है जहां पे उसकी ईगो काफी इस तरह से बिहेव करेगी कि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन वे में बात करेगा। उसका जो भी बिहेवियर होगा वो इस लेवल का होगा कि वो या तो कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है, नर्चरिंग हो सकता है। अब कोई बड़ा है तो हमेशा कंट्रोलिंग ही तो नहीं रहेगा, वो नर्चरिंग वे में भी हो सकता है, गाइडेंस के वे में भी हो सकता है। तो जिस भी तरीके से होगा
फिलहाल ये कैटेगरी वहाँ पे पेरेंट कैटेगरी कहलाएगी। फिर अडल्ट कैटेगरी, अडल्ट में क्या होगा, चीजें रैशनल होंगी, लॉजिकल होंगी, कुछ बातें लगेंगी हाँ ठीक भी है और कुछ लगेगा कि गलत भी हो सकती है, मतलब ये एक मिडिल स्टेट है। फिर चाइल्ड स्टेट जो होती है वो इमोशंस, इम्पल्सेस, ऐसा बिहेवियर दिखाती है, मतलब चाइल्ड स्टेट में कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा सेंसिबल पर्सन सही, आप बहुत ज्यादा समझदार पर्सन सही, लेकिन आप हो सकता है किसी पॉइंट पर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाएं, अपने इमोशंस को बैलेंस ना कर पाए, मैनेज ना कर पाए, तो उस केस में आपके बिहेवियर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आपके बिहेवियर को रखा जाएगा चाइल्ड वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो ये तीन तरीके के होते हैं जिसमें आप कंप्लायंस, ओबीडियंस भी देखते हैं चाइल्ड में, तो ये तीन ईगो स्टेट्स होती हैं। अब इनकी जरूरत क्यों है हमें, हम ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच में क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात आएगी आपके सामने। अब ट्रांजैक्शन कब होता है, जब कोई पर्सन दूसरे से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करेगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो कुछ बहुत अच्छा सा एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, या बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो जब कोई एक पर्सन किसी एक स्टेट में बात करता है और सिमिलर स्टेट का ही पर्सन उससे बातचीत कर रहा है, तो ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि दोनों के बीच में एक बैलेंस चलेगा। ओके, और जब डिफरेंट स्टेट्स के लोग आपस में बात करते हैं, डिफरेंट ईगो स्टेट्स, यहाँ पे किसी कोई इंडिया के मैप में मत चले जाइएगा, डिफरेंट ईगो स्टेट्स के जो है लोग आपस में बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो चांसेस रहते हैं कि क्लैशेस ज्यादा होंगे। बस यही ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, मतलब ये अप्रोच हमें बताती है कि ऐसा होता है। फिर इस अप्रोच के बेसिस पर जब हम काउंसलिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग बात है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अप्रोच क्या है, 3 मार्कर में काफी पूछी जाती है, तो आपको यही लिखना है, तो आपको स्टेट्स लिखनी है, और दूसरा आपको ये बताना है कि डिफरेंट स्टेट्स के जो लोग होंगे उनके बीच में क्लैशेस होने के चांसेस रहते हैं, और जो सिमिलर स्टेट्स के लोग होते हैं उनके बीच में एक बैलेंस रहता है। जैसे देखिए, इफ वन पर्सन कम्युनिकेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट स्टेट एंड द अदर रिस्पॉन्ड्स फ्रॉम देयर चाइल्ड स्टेट, इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट, तो चांसेस रहेंगे कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं। ये एक ऐसी थेरेपी है जो किसी भी पर्सन को उनकी ईगो स्टेट के बारे में अवेयर कराती है, उनके रैशनल रिलेशनल पैटर्न के बारे में बताती है कि कैसे उनको इंटरेक्ट करना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लूं, मुझे बहुत दिल कर रहा है आपको यहाँ पे बता के फिर आगे बढ़ने का, कि जैसे हम किसी पर्सन से कहते हैं तुमने बहुत भी बच्चों वाली बात कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हम उन्हें क्या बता रहे हैं कि आप अपनी चाइल्ड स्टेट में बात कर रहे हैं। अब हम उन्हें साइकोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहे जो इस तरीके से बताएंगे, लेकिन हम कर एक्चुअल में यही काम रहे होते हैं। एक तो साइकोलॉजी में ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आधी साइकोलॉजी तो हम लाइफ में जी चुके हैं, जो हम अब पढ़ रहे हैं थ्योरी की फॉर्म में, इसीलिए समझना भी आसान होता है साइकोलॉजी को। ठीक है, अब आते हैं गेस्टॉल्ट अप्रोच की तरफ, ये भी पूछी गई है 3 मार्कर में। अगर आप गेस्टॉल्ट अप्रोच को अंडरस्टैंड करते हैं, ये ह्यूमनिस्टिक थेरेपी पर बेस्ड है, जो कि फ्रिट्ज पर्ल्स और लॉरा पर्ल्स ने दी थी, हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों, एंड पॉल गुडमैन ये भी इनके साथ में थे इस काउंसलिंग में। इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट बाय हेल्पिंग क्लाइंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर थॉट, फीलिंग, बिहेवियर एंड बॉडीली सेंसेशंस। ये जो गेस्टॉल्ट अप्रोच है ना, ये इस चीज पे ज्यादा फोकस करती है कि आप प्रेजेंट में जिए। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो आप पास्ट की चीजों को ड्रैग नहीं करेंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जो पास्ट की चीजों का बर्डन सर पे लेके चलते रहते हैं, वो कोशिश भी नहीं करते कि वो उसे छोड़ दे। अगर वो उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे ना और प्रेजेंट में जिएंगे, तो फिर वो आगे का कुछ सोच पाएंगे। आप एक बार में एक ही तरफ देख सकते हैं, या तो आप पीछे ही देखते रहिए या आप आगे देख लीजिए, एक साथ तो आप नहीं देख सकते। तो अगर आपको अपने फ्यूचर पे फोकस करना है तो पीछे की चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ये जो है कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है कि अगर आप अपने पास की चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप फ्यूचर पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीजें पीछे छूट रही हैं वो छूटती ही चली जाएंगी। तो खैर, ये तो वैसा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन गेस्टॉल्ट अप्रोच भी कुछ ऐसी ही बात करती है, और यही सब तो हमें भी अपने क्लाइंट्स को समझाना होता है, इसी तरीके से तो बात करनी होती है, तभी तो वो हमारी बातों को समझ पाते हैं। तो इसके की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करती है। सबसे पहले हेयर एंड नाउ पे फोकस करती है, मतलब जो है वो आपके सामने प्रेजेंट में है। आपको फ्यूचर को भी लेके वरीड नहीं रहना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, अच्छी बात है, लुक फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, आगे की चीजों को देखिए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन तो आपको कोई काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट लेने ही नहीं देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो ये आपको आपके इमीडिएट एक्सपीरियंसेस से जो है वो अवेयर कराते हैं। अवेयरनेस होने से, एक्सपीरियंसेस होने से जो भी क्लाइंट है वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। जब आप अवेयर होंगे ना, जैसे आपको आपकी पावर्स के बारे में अवेयर कराया जाए कि आप तो बहुत क्रिएटिव हैं, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, तो जब आपको कोई पर्सन ऐसा अवेयर कराता है तो उसके बाद आपको लगता है हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो ऐसा कर सकता था। तो उसे एक अवेयरनेस की जरूरत होती है जो हम इस थेरेपी के थ्रू पर्सन को देते हैं, और वो पर्सन फिर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होता चला जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेस्टॉल्ट अप्रोच जो है वो आपको इस चीज के लिए भी अवेयर कराती है कि आपको अपने लिए खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी।
आपको अपने डिसीजंस लेने होंगे, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है, वो इस थेरेपी के थ्रू देखने को मिलता है। द एम्प्टी चेयर टेक्निक, one well-known Gestalt technique involved the empty chair exercise, where clients role-play conversation with different parts of themselves or others by speaking to an empty chair. ये एक ऐसी एक्टिविटी है, कराई भी जाती है, बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस में होती है एम्प्टी चेयर एक्टिविटी, जिसमें पर्सन को ये देखना होता है कि वो जो पार्ट उसके अंदर मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है, उसको वो बाहर लेकर आए। ओके, और हम में से सभी लोग इस चीज को कर सकते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या चीज है जो हमारे अंदर खालीपन है, उसको हम कैसे भर सकते हैं। होलिज्म, गेस्टॉल्ट थेरेपी व्यूज इंडिविजुअल एज अ होल, इंटीग्रेटिंग बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। वैसे भी गेस्टॉल्ट जो है वो किसी भी चीज को एज अ होल देखते हैं, WHOLE, कि कोई भी चीज जो है वो कंप्लीट है अपने आप में, और जो उसके पार्ट्स हैं वो भी कंप्लीट है। तो इस तरीके से जो गेस्टॉल्ट थेरेपी है वो हमारी अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ, इन सब पे वर्क करती है। चाइल्ड अब्यूज काउंसलिंग के टाइप, चाइल्ड अब्यूज के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग हम यूज कर सकते हैं, किस टाइप का चाइल्ड अब्यूज होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप के अब्यूज के अक्रॉस आते हैं, पर वो अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को बता नहीं पाते, शेम की वजह से, गिल्ट की वजह से। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ ऐसा हुआ है गलत है, जो हम नहीं बोल सकते। तो ये सब टाइप के चाइल्ड अब्यूज होते हैं, जो फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और सभी बच्चे इसके क्रॉस लगभग लगभग आते ही हैं किसी ना किसी फॉर्म में। और वो जो अब्यूज है वो उन्हें किसी से भी मिल सकता है, हो सकता है वो अपने स्कूल जाते हों, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने सीनियर्स से उनको ऐसा कुछ फेस करने को मिल रहा हो, स्कूल में टीचर्स के थ्रू हो रहा हो ऐसा, या पेरेंट्स में, एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसा कुछ हो सकता है कि पेरेंट्स ध्यान ना दे पाए। तो बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है कि वो किसी तरीके का ऐसी प्रॉब्लम से तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, फिजिकल अब्यूज, दिस इन्वॉल्व्स इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल इंजरी ऑन अ चाइल्ड, इंक्लूडिंग हिटिंग, शेकिंग, बर्निंग। किसी भी ऐसे तरीके का कोई हार्म अगर बच्चे को हो रहा है जो फिजिकल लेवल पर हो रहा है, उसके लिए फिजिकल अब्यूज को कैटेगरी में हम उसे डालते हैं। इमोशनल हो सकता है, किसी तरीके का क्रिटिसिज्म, स्कूल में किसी भी तरीके का ऐसा बच्चे के साथ बिहेवियर जिसमें उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, तो ये सब चीजें बच्चे के इमोशनल लेवल पे अटैक करती हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को डिटोरिएट करती है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाती हैं। सेक्सुअल अब्यूज में हो सकता है किसी ऐसे तरीके का बच्चे के साथ बिहेवियर हो रहा हो, वो समझ भी ना पाए कि उसके साथ क्या चीजें हो रही हैं, और वो बता भी ना पाए, तो टाइम टू टाइम बच्चों पर ये चेक रखना जरूरी है। किसी भी तरीके का नेग्लेक्ट, अगर बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं वो उसके पेरेंट्स उसे नहीं दे रहे हैं, तो वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और नेग्लेक्ट तो पेरेंट्स ही कर लेते हैं, बाहर की से उनको जरूरत नहीं पड़ती। जो भी उनको केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो वो नेग्लेक्ट की कैटेगरी में आता है। किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चे के साथ, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई भी लीगल एक्टिविटी हो रही है, तो ये सब उस कैटेगरी में आता है। अब किस तरीके से काउंसलिंग दे सकते हैं, काउंसलिंग के लिए आपको पता है बच्चों को तो सबसे ज्यादा बस प्यार की जरूरत होती है, प्यार और केयर की, उसी से सब चीजें बनती हैं। उनके लिए पहले एक सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए, उनको ये महसूस हो कि हम जो जो पर्सन हमारे साथ है उसके साथ हम सेफ फील कर रहे हैं। जब बच्चा सेफ फील करेगा वो अपनी हर बात कह देगा। बच्चा भी इतना समझदार होता है कि वो अपनी हर बात हर किसी से नहीं कहता, तो उसको पहले ये फील कराना बहुत जरूरी होता है। इवन टीचर्स भी क्लास में जब हम छोटे बच्चों को कभी डील करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि उनके संग एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाए। जब बॉन्ड बन जाता है तो बच्चा खुल के अपनी बातें करता है, और वो चीज जो है इस तरीके से वर्क करती है। ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट भी साथ साथ बिल्ड हो जाएगा जब आप एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे। आर्ट एंड प्ले थेरेपी, ये तो बच्चों के लिए ही बनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपनी वो सब बातें भी कह देते हैं जो हम उनसे डायरेक्टली पूछे तो शायद वो ना बता पाए। नैरेटिव थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं कि बच्चों को स्टोरीज के थ्रू, हर बच्चे को अपनी एक स्टोरी बताने का मौका मिले और कुछ ना कुछ नैरेट करें वो। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स तो हैं ही, ये तो फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में चले जाते हैं। कुछ ऐसी ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी है जिसमें हम इस तरीके से वर्क करते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं इसी सीरीज में मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं स्पेंड करूंगी। एजुकेशन को एम्पावर करके, केयर गिवर का इन्वॉल्वमेंट हो, पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट हो, सेफ्टी का उनका ध्यान रखा जाए, ग्रुप थेरेपी दी जाए, या फिर लास्ट में आता है एडवोकेसी, जब कुछ ऐसी चीजें हो जहां जो इतनी एक्सट्रीम हो जाए तो लीगल प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, जिसमें ब्यूलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बात करेंगे, इनसे क्या क्या ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये ज्यादातर जो ये डिसऑर्डर है ना, ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर, ये देखने को मिलते हैं टीनेजर्स में, क्योंकि ये वो एज होती है जब बच्चे अपनी बॉडी को लेके, मैं बच्चा वर्ड ही यूज करूंगी यहाँ पे, जो हमारे टीनेजर्स होते हैं बच्चे ही होते हैं तो वो लोग अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और नॉट जस्ट द टीनेजर, अब ये जो उम्र आगे बढ़ती है, यंग अडल्ट जिन्हें हम कहते हैं, 21, 22, 3, 4, 5 तक आते आते भी
ये जो बच्चे होते हैं, अब फिर तो वो बच्चे नहीं रह जाते, खैर वो यंग अडल्ट हो जाते हैं। तो यंग अडल्ट जो होते हैं उनको भी हमने देखा है कि वो इन सब डिसऑर्डर से सफर करते हैं। अच्छा दिखने की डिजायर, सुंदर दिखने की डिजायर, हेल्दी दिखने की डिजायर, हेल्दी वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, हेल्दी इतना नहीं रहना चाहते वो। उनको ये रहता है कि बस हमारी जो फिगर है वो मेंटेन रहे, हम अच्छे दिखें, गुड लुक्स की वजह से वो इस डिसऑर्डर को कैच कर बैठते हैं। वो इंटेंशनली नहीं भी करते हैं तो भी हो जाता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स वही सब होते हैं जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है और ओवरऑल वेलबींग भी कॉम्प्रोमाइज होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्यूलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये कुछ कॉमन टाइप हैं, 3 कॉमन टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर के। एक एक करके समझ लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वेट गेन का एक्सट्रीम फियर डेवलप हो जाता है। वैसे तो मैंने अभी आपसे कहा कि टीन एज में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हो ये किसी भी एज में सकता है। आफ्टर चाइल्डहुड बच्चों में ये चीज नहीं देखने को मिलती है इतना, लेकिन उसके बाद टीनेजर के बाद आगे किसी भी एज में ऐसा हो सकता है। बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर में रह सकते हैं। Individuals with anorexia often have a distorted body image and may see themselves as overweight. उन्हें लगेगा कि उनका वेट बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए वो चीजों में, खाने में कंट्रोल करना, खुद बहुत एक्सरसाइज करना, हर वक्त बॉडी पर ही लगे रहना, यही उनका एक प्राइमरी मोटिव बन जाता है। ये चीज है एनोरेक्सिया नर्वोसा में आती है। ब्यूलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, यहाँ पे बिंज ईटिंग के एपिसोड्स चलते हैं, ईटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन अ शॉर्ट पीरियड फॉलोड बाय कंपनसेटरी बिहेवियर्स लाइक वॉमिटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज और मिसयूज ऑफ लैक्सेटिव। कुछ ऐसे भी वाटर पिल्स वगैरह भी होती हैं जिनके इंटेक से पर्सन बहुत ज्यादा खाने के बाद उसको बाहर भी निकाल सकता है वॉमिट करके। तो ये सारा बिहेवियर जो है वो ब्यूलिमिया नर्वोसा में आता है। और ये वो कैटेगरी होती है जो जिनका अपने जुबान पर, अपने पेट पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं होता, और वो जब कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो रिग्रेट भी खूब करते हैं। ये भी होता है उनके साथ में, मतलब वो इंटेंशनली नहीं करना चाहते पर वो करते भी चले जाते हैं और फिर रिग्रेट भी करते चले जाते हैं और वो रुक भी नहीं पाते हैं खुद को। ऐसे में फिर वो क्या करें, और बॉडी की भी फिगर साइमल्टेनियसली बनी है, तो ऐसे में वो वाटर पिल्स लेके जो वॉमिट करते हैं। और वाटर पिल्स क्या मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें वो बहुत नेचुरली भी कर लेते हैं वॉमिटिंग। वो मेथड डिस्क्राइब नहीं करूंगी यहाँ पे वीडियो में, क्लास में आपको, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैसे हम विद फ्यू प्रैक्टिसेस वॉमिटिंग कर सकते हैं। तो वो सब करते हैं, वॉमिटिंग का ही ज्यादा इसमें रोल रहता है। फिर है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। Similar to bulimia, binge eating disorder involves episodes of consuming large amounts of food in a short period. लेकिन इसमें होता क्या है, ये पर्जिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होते, वॉमिटिंग करने वाले में नहीं होते, जिसकी वजह से इनका वेट गेन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। इनको हेल्थ रिस्क, हार्ट डिसीजेज होने के काफी चांसेस रहते हैं। क्या कॉजेज होते हैं, ऐसा क्या वजह हो जाती है जो ईटिंग डिसऑर्डर भी किसी के अंदर डेवलप हो सकता है, अगर ऐसी क्या वजह हो सकती है? तो पहला तो जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर में अगर किसी की फैमिली में इस तरीके का प्री डिस्पोजिशन है तो ये सब चीजें होंगी। जेनेटिक तो हमेशा ही रीजन रहता है, आपने पढ़ा। साइकोलॉजिकल फैक्टर में जब किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगी, वो उसको लगेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो क्या कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू बी गुड इनफ। उसके लिए उनके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। परफेक्शनिज्म, अच्छा दिखने की डिजायर, कि मैं हमेशा परफेक्ट लगूं, ये एक डिजायर हो सकती है। या फिर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे ओसीडी का होना। अगर किसी पर्सन को ओसीडी है, इस तरीके का, ओसीडी भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, अगर कोई ऐसा ओसी ट्रेट पर्सन के अंदर है तो वो ऐसे बिहेवियर को करेगा चाहे या ना चाहे। ठीक है। सोशियो कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं, कल्चरल प्रेशर हो सकता है कि एक आइडियल बॉडी इमेज क्या होती है। जब जब भी आप देखते हैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है, उसकी मॉडलिंग कौन करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं? ऐसे लोग जिनकी फिगर्स आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, सेलिब्रिटीज हो गए या जो भी हैं, तो मॉडल्स हो गए, तो वो एक कल्चरल प्रेशर बन जाता है कि हमें ऐसा ही दिखना जरूरी है। फिर पीयर इन्फ्लुएंस भी होता है, एक दूसरे को, जो फ्रेंड्स होते हैं वो इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। फिर किसी तरीके का ट्रॉमा या स्ट्रेस भी हो सकता है पर्सन को, जिसकी वजह से वो इस तरीके का बिहेवियर को पजेस करता है। ये टॉपिक लंबा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पूछा गया है और कुछ बार टुकड़ों में भी पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसको जितने भी इसके पॉसिबल पॉइंट्स थे वो सब कवर कर दिए हैं, यहाँ पे छोड़ा कुछ भी नहीं है। अब आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स पकड़ लिए, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली है कि क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें फूड इनटेक का रेस्ट्रिक्शन दिखेगा, जबकि ब्यूलिमिया नर्वोसा के बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें बिंज ईटिंग दिखेगी। आप चाहें तो इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं ऐसे लेफ्ट राइट करके, राइट। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे बार बार करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। वेट गेन करने का इंटेंस फियर होगा और डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज भी होगी यहाँ पे एनोरेक्सिया में, जबकि ब्यूलिमिया में क्या होगा, कंपनसेटरी बिहेवियर होगा।
कि आपको लगेगा कि हमें ऐसा करना ही करना है, ठीक है ना? इस तरीके का बिहेवियर पर्सन करेगा चाहे उसका वेट गेन क्यों ना हो जाए। यहाँ पे बॉडी वेट जो है वो बढ़ भी सकता है पर्सन का, ओवरवेट भी वो हो सकता है। फिर इसके सब टाइप्स की बात करें तो रेस्ट्रिक्टिंग टाइप होता है, वेट लॉस इज अचीव थ्रू डाइटिंग, फास्टिंग, ऐसे बिहेवियर के थ्रू यहाँ पे वेट लॉस किया जाता है। और ये बिंज ईटिंग टाइप का भी होता है, जिसमें वेट लॉस का जो है बिहेवियर है वो देखने को मिलता है। एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय कंपनसेटरी बिहेवियर्स लाइक पर्जिंग, वॉमिट वगैरह करके भी कर सकता है पर्सन। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इन दोनों ही डिसऑर्डर्स के कॉजेस क्या हैं अभी हमने पढ़ ही लिया, जेनेटिकल हो सकते हैं, वो ओवरऑल पढ़ा था, यहाँ स्पेसिफिकली बात की जा रही है। सिमिलर ही चीजें अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि पूछा गया है ना, मैंने बोला आपको बार बार आया है ये टॉपिक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा में कवर कर दिया है। तो ये सारे फैमिली डायनामिक्स हो सकती हैं, ट्रॉमा, स्ट्रेस, वहां पे अपने छोटे पॉइंट्स देखे थे, यहाँ और ज्यादा सब पॉइंट्स बना दिए हैं। तो बात वही है, मेरे ख्याल से इतना कुछ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो दोनों ही जो प्रॉब्लम है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती हैं। इसको यहाँ पे खत्म कर देती हूँ मैं, क्योंकि बस मैं इसको फिर दौड़ा ही रही हूँ। अब ये टॉपिक काफी पूछा गया है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको ये मत सोचिएगा कि एंड में है तो इस पे हम ध्यान ना दें, ठीक है? ये जो टॉपिक है कि हमें काउंसलिंग में टर्मिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई भी काउंसलिंग चलती क्यों नहीं रहती, हमेशा रुकती क्यों है, उसे टर्मिनेट क्यों करना पड़ता है, और फॉलो अप क्यों करना पड़ता है काउंसलिंग में। ये क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग में किसी छोटे टॉपिक की फॉर्म में आ जाए, जैसे 4+6 में, 4 या 6 में आ जाए, तो इसलिए भी आपको ध्यान देना है। तो टर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और फॉलोअप की इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार स्क्रीन पर तब तक आप रीड करिए, मैं जरा एक बहुत ही क्विक ब्रेक लेने वाली हूँ। वापस आ जाती हूँ क्लास में। काउंसलिंग में टर्मिनेशन की जरूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि टर्मिनेशन एक ऐसा क्रूशियल फेज है काउंसलिंग प्रोसेस का जो कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को जाके एंड करता है। इट प्रोवाइड्स बोथ द काउंसलर एंड क्लाइंट एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोग्रेस मेड, कंसोलिडेट अचीवमेंट्स एंड एंश्योर दैट द क्लाइंट फील्स इक्विप्ड टू मैनेज फ्यूचर चैलेंजेस इंडिपेंडेंटली। जो हमारे काउंसलर होते हैं ना, वो हमें सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम उनको व्हील चेयर बना के तो नहीं रख सकते अपने पास में कि वही जब भी हमें प्रॉब्लम आए तो वो हमें नजर आए। तो और जब वो हमें देखेंगे कि हम लाइफ में बेटर कर पा रहे हैं, अब हम जब जिस कंडीशन में उनके पास आए थे और जिस कंडीशन से उनके पास जा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक रिपोर्ट कार्ड है, उनके लिए भी सक्सेस का ये एक पैरामीटर है। तो ये जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को आगे बेहतर तरीके से जी पाए, उसके लिए इफेक्टिव टर्मिनेशन भी जरूरी होता है। If done poorly, however, termination can lead to feelings of abandonment or unfinished business. कई बार ऐसा भी होता है दो लोगों के बीच में, नॉट जस्ट अबाउट द काउंसलर एंड द क्लाइंट, कोई भी दो लोग आप लाइफ में देख लीजिए, फ्रेंड्स हो या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो जो एक बुरे नोट पे खत्म होता है, वो चीजें हमेशा माइंड को ट्रिगर करती हैं कि उस पर्सन ने काश हमारी बात को ऐसे सुना होता है, समझा होता है। जब किसी का भी ब्रेकअप होता है तो उस केस में भी ये चीजें होती हैं कि वो पर्सन हमेशा इस चीज को मिस करता है कि काश उसने मेरी इस बात को समझ लिया होता, सुन लिया होता। तो अगर बुरे नोट पे कोई चीज खत्म होगी या बुरे तरीके से उसका टर्मिनेशन होगा, तो वो आपको कभी भी एक हेल्दी माइंडसेट दे ही नहीं सकता, ना उस पर्सन के बारे में ना सिचुएशन के बारे में। तो इसीलिए जो काउंसलर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो एंडिंग है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जो चीजें चली हैं एक प्रोसेस में, वो इस पॉइंट पर आए कि जब भी उनका क्लाइंट अपने काउंसलर को याद करे, ही शुड ऑलवेज बी थैंकफुल कि मुझे इतने अच्छे काउंसलर मिले थे जिन्होंने मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। और हम सबके साथ ही होता है कि जब भी कोई पर्सन हमें लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है तो हम हमेशा उसको याद करते हैं, है ना? तो यही चीज है कि टर्मिनेशन अच्छे से होना जरूरी है। टर्मिनेशन तो होगा ही होगा काउंसलिंग का, कभी ना कभी टर्मिनेशन तो दुनिया में हर चीज का होना है, लेकिन काउंसलिंग की टर्मिनेशन में वो अच्छे से होना है, जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फॉलोअप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉलोअप की जरूरत इसलिए पड़ती है, फॉलोअप का जो मेथड होता है वो तब भी हो सकता है जब हमारी काउंसलिंग एंड हो गई हो, खत्म हो गई हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वैसे ये बीच में भी चल सकता है, मेथड पूरे प्रोसेस के थ्रू, कि हम जानने की कोशिश करें कि जो चीजें चल रही हैं वो कितनी बेहतर चल रही हैं। जैसे टीचर का एग्जाम्पल लेती हूँ, जब टीचर कुछ क्लास में पढ़ाते हैं तो बीच में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट से कि बताइए ये कितना कितना आपको समझ में आया। तो इससे पता चलता है कि हमारी क्लास हमारे साथ भी चल रही है या हम ही आगे चले जा रहे हैं। तो वही चीज होती है फॉलोअप करना, कि जो भी चीजें चल रही हैं क्लाइंट के लिए वो उसको कितना बेनिफिट कर रही हैं। तो कई बार जो ये हमारा टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेशन का फेज हो जाता है, तो उसके बाद भी रेगुलर फॉलोअप लेना, कहते हैं ना क्लाइंट से कभी भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप आइएगा, मिलते रहिएगा हमसे, कोई इश्यू लगे तो आप तुरंत मिलेगा। तो उस फॉलोअप से क्या होता है, ये काउंसलर भी असेस कर पाता है कि उसकी थेरेपी ने, उसके इंटरवेंशन ने लॉन्ग टर्म इफेक्ट किया या नहीं किया।
उसकी भी उनको एक तरीके से पता चल पाता है कि काउंसलिंग कितनी पावरफुल रही। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए, छोटे छोटे थे, 3 मार्कर से ज्यादा वाला टॉपिक नहीं था। अब कहाँ तक आ गए हैं हम, 38 टॉपिक आ गए, शायद 32 टॉपिक्स होंगे टोटल। एडिक्शन और एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है पहली बात तो। फिर एडिक्शन जब होता है तो एंजाइटी भी प्रोड्यूस करता है। एडिक्शन से होने वाली जो एंजाइटी होती है वो ज्यादातर हमें ओसी की फॉर्म में नजर आती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स की फॉर्म में नजर आती है। ये क्रोनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी आता है, जिसमें किसी भी पर्सन को कोई भी बिहेवियर करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी लगने लगता है। ये ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू क्रेविंग्स, लॉस ऑफ कंट्रोल और डिफिकल्टी उस बिहेवियर को या सब्सटेंस अब्यूज को स्टॉप करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ड्रग्स लेना, अल्कोहल, गैम्बलिंग, कोई भी ऐसा काम जिसका एडिक्शन हमें हो जाता है। नॉर्मली सब्सटेंस के केसेस में ही एडिक्शन वर्ड यूज होता है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जब भी एडिक्शन होता है तो पर्सन कंपल्सिव बिहेवियर करेगा, उसको खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करने लगेगा, सोशल एक्टिविटी से विड्रॉल करेगा। उसको कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे जो एडिक्टिव बिहेवियर को दिखाएंगे। कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज जेनेटिक तो हमेशा ही होंगे, मैंने कई बार बताया है। जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है पीयर प्रेशर हो सकता है जिस सोसाइटी में वो रहता हो वहां का कल्चर ऐसा हो। तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से उसको एडिक्शन हो जाए। क्योंकि कोई एक पर्सन जब पहली बार लाइफ में स्मोक करना स्टार्ट करता है तो वो कभी तो पहली बार करता है, फिर उसे एडिक्शन होता है, तो इसका मतलब वो चीज कंटिन्यूएशन में होती है। तो कभी तो पहली बार ऐसा कोई पॉइंट आता है जब वो ऐसा करता है, चाहे वो बाय चॉइस करे चाहे बाय चांस करे। अब ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट का लेवल ही तब पहुंचता है जब प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो, तब ट्रीटमेंट की स्टेट पे वो पहुंचता है। तो कई बार सीबीटी का यूज करते हैं, कुछ ऐसी ग्रुप थेरेपीज होती हैं, डिफरेंट थेरेपीज का यूज करके कर सकते हैं। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पर्सन लगातार किसी चिंता में डूबा रहता है। एंजाइटी का मतलब ही होता है, और उसको लगता है कि उसकी जो डेली लाइफ है वो डिफिकल्ट है। एंजाइटी में बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी फील होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग नॉर्मल ना हो पाना, घबराहट बने रहना, बॉडी में पेन रहना, या किसी चीज में मन ना लगना। एंजाइटी तो थोड़ी बहुत सभी ने फील की होगी अगर कभी की है तो। और जब एंजाइटी होती है तो वैसे तो ये नॉर्मल भी हो सकती है एंजाइटी, लेकिन एंजाइटी किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम भी हो सकती है। अगर फिजियोलॉजिकल सिम्टम ज्यादा दिख रहे हैं एंजाइटी में तो हो सकता है कि कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी डिसीज का इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही हो। तो एंजाइटी जब होती है और जब बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है तो बहुत सारी कैटेगरी होती है इसकी, जैसे कि कोई सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक हो जाना, पल्पिटेशन होने लगना, बॉडी में कंपन होने लगना, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और ज्यादातर इसके सिम्टम्स में आप देखेंगे कि जो है वो फिजिकल ही है, जैसे रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग, डिजीनेस, मसल टेंशन, कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी होना, बात ना सुन पाना, कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट ना कर पाना, ज्यादातर जो है सिम्टम्स हैं, पैनिक अटैक आना, ये सब ज्यादातर सिम्टम्स फिजिकली होते हैं। कॉजेज इसके ज्यादातर जेनेटिकल हो सकते हैं, कोई ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम होने पर भी पर्सन जो है वो बहुत जल्दी एंग्जाइटी में आ जाता है, और ट्रोमेटिक इवेंट के क्रॉस आया है ब्रेन केमिस्ट्री भी एक रीजन हो सकती है। ट्रीटमेंट तो ज्यादातर एंग्जाइटी के लिए सीबीटी होता है, मेडिकेशंस भी हो सकते हैं, कुछ कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी होती हैं जैसे माइंडफुलनेस, योगा, ये सब चीजों से भी एंग्जाइटी में बहुत रिलीफ मिलती है। ओके, अब काउंसलिंग में कंडीशनिंग एक टेक्निक की तरह कैसे यूज होती है। कंडीशनिंग जो है वो आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने दोनों पढ़ी हैं, और दोनों ही जो है वो मैलएडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करती हैं पर्सन को। तो दोनों ही में हम देखेंगे कि काउंसलिंग में कैसे यूज होती है। जब क्लासिकल कंडीशनिंग होगी तो एसोसिएशन में होगी, राइट। अभी पढ़ के आए हैं, अब इसी लेक्चर में शुरू में आपने पढ़ा था कि जब क्लासिकल कंडीशनिंग होती है तो एसोसिएशन होता है। अब इसको आप छोड़िए, 1 मिनट के लिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे किसी स्टूडेंट को इंग्लिश का सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इंग्लिश के टीचर पसंद है, तो जब टीचर पसंद है ना तो सब्जेक्ट भी पसंद आने लगेगा, ये एसोसिएशन कहलाता है। तो इस तरीके से, अब ये नहीं कि इसके लिए हम ऐसे टीचर लाएंगे जो बच्चे को पसंद आने लगे सब्जेक्ट करने के लिए, नहीं, टीचर के बिहेवियर से बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा तो वो सब्जेक्ट को भी पसंद करने लगेगा, ऐसा होता है बच्चों के साथ में। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमें यही बताती है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हमें लर्न कराना है या फिर अनलर्न कराना है, दोनों ही के केसेस में हम एसोसिएशन का यूज कर सकते हैं। आपने अभी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन शुरू में पढ़ा था इसी में। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या करेंगे, किसी तरीके का रीइंफोर्समेंट देना, मोटिवेशन देना, पनिशमेंट भी दे सकते हैं, उसकी हेल्प से बिहेवियर में हम जो है वो लर्न या अनलर्न कराएंगे। पर ये मैं क्यों कह रही हूँ कि बिहेवियर में लर्न या अनलर्न कराएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के प्रोसेस में हम इसको कंडीशनिंग को यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी मेथड हम अपनी काउंसलिंग के अंदर यूज करके जो हम चाह रहे हैं अपनी काउंसलिंग से आउटकम लेना वो ले सकते हैं। तो ये
एज अ मेथड यूज होती है काउंसलिंग में, ठीक है। काउंसलिंग का एप्लीकेशन कैसे होगा? बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, सीबीटी के अंदर यूज हो सकता है, किसी हैबिट को बनाने में, किसी चीज को आप लगातार बच्चे को समझाइए वो उसके अंदर हैबिट की तरह भी डेवलप हो जाएगी। और एक काउंसलर का क्या रोल होता है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के हिसाब से, कि काउंसलर का रोल क्या होता है? वैसे तो काउंसलर का जो रोल होता है ना वो हमेशा ही होता है, चाहे आप एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के हिसाब से बात करें या जनरल भी बात करें। सबसे पहले तो वो एक ऑथेंटिक और एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप भी खुद को सोचिए, आप कल को एक काउंसलर बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो आपके लिए बड़ा जरूरी है कि जो आपका क्लाइंट है वो पहले आप पे भरोसा करे, ट्रस्ट करे। जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा, पहले तो बात तो आएगा ही नहीं आपके पास अगर भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद आप उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डालें, खुद से वो चीजों को करना करना सीखे, और ये चीज लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। किसी पर्सन को हम लगातार फीड करते रहेंगे ना तो वो उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा लाइफ में, लेकिन अगर उससे खुद से करने देंगे चीजों को तो वो हमेशा हमारे लिए थैंकफुल रहेगा कि इसने मुझे चीजें सिखाई थी। ऐसे मेरे भी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी चीजों को खुद से करने दिया, भले ही वो टास्क मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ कि उन लोगों की वजह से मैं बहुत सारे काम ऐसे कर पाती हूँ जो मैं शायद कभी हमेशा ही डिपेंडेंट ही रह जाती, कर ही नहीं पाती, चाहे वो कोई छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी का यूज हो या फिर कोई और बड़ा काम हो। जो बहुत ज्यादा बड़े काम मैंने किए नहीं है लाइफ में इतने कुछ, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ आपसे, ठीक है। फिर वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एनकरेज करना, लाइफ में चॉइसेस बनाना। और इसके बाद ये कहते हैं कि एक्सप्लोरिंग एग्जिस्टेंशियल थीम, काउंसलर्स एक्सप्लोर फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल थीम सच एज द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, सर्च ऑफ मीनिंग। बड़ी चीजें हैं ये, बहुत बड़ी चीजें हैं जो कोई पर्सन तभी कर सकता है जब उसके अंदर एक सेल्फ बहुत अच्छा क्लियर होगा। अपने सेल्फ को लेकर जब क्लैरिटी होगी ना तो वो आइसोलेशन से नहीं डरेगा, डेथ से नहीं डरेगा, वो जो फियर है वो निकल जाएंगे उसके अंदर से, ठीक है। उसके अलावा एक नॉन डायरेक्टिव कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप को भी डेवलप करना जरूरी है, यहाँ जहाँ पे पर्सन जो है एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में चल पाए अपने काउंसलर की हेल्प से। हेल्पिंग क्लाइंट्स कन्फ्रंट एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी, जो एग्जिस्टेंशियल काउंसलर्स होते हैं वो थोड़े से फैसिलिटेटर ही होते हैं, उनका काम पूरी तरीके से स्पून फीडिंग करना नहीं है, क्लाइंट को चीजों को करने देना है, साथ साथ गाइड बन के चलना है। तो ऐसे में जब वो क्लाइंट को ये समझाएंगे कि कैसे एंजाइटी को कन्फ्रंट करना है, कैसे आप अनसर्टेनिटी से बाहर आ सकते हैं, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो कुल मिला के ये टॉपिक एक जनरल टॉपिक है, आप आराम से लिख सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत तेजी से चल रही हूँ, मैं इसलिए इसको कवर करती जा रही हूँ क्योंकि पूरे ही टाइम पर आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो ये था हमारा जो एमपीसी 0 to 1 का पेपर जो हमने कवर कर लिया है। इतना अगर आपने पढ़ लिया है, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आई एम टेलिंग यू, आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने यहाँ तक पूरा सब कुछ देखा है तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, ट्रस्ट मी। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलती हूँ आपसे सेकंड पेपर के पहले वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।